हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है BSF 101 के ऊपर। तो पिछली वीडियो में जो है कमेंट आया हुआ था कि BSF 101 पे भी जो है टॉप MCQs उसके लिए लाया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए अबाउट 181 जो है MCQ तैयार कर लिया हूँ। ये सभी जो भी BSF में 01 में जो चैप्टर्स हैं सभी का निचोड़ है और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आपके लगभग क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड में कुछ चैप्टर से लिखे हुए हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ कि BSF 101 जो आपका ये कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से, ये तो मेनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, और इसमें से कौन कौन से जो है टॉपिक आपके आते हैं इसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ आज। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा है टॉपिक इसमें वो है मानव समाज एवं इसका विकास। ठीक है, ये मेनली जो BSF 101 है आपका, ये आपका पूरा जो है सोशल साइंस जो होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। और सबसे पहला जो चैप्टर है आपका कि मानव समाज एवं इसका विकास। ठीक है, इसमें जो है आपको इनिशियली थोड़ा सा बताया गया है, उसके बाद इसी का एक पार्ट 2 चैप्टर है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर सेम है। इसका भी नाम है मानव समाज एवं इसका विकास। ये पार्ट 1 में आ जाता है, ये पार्ट 2 में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा हमारा चैप्टर है वो है हमारा सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में भी इससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। उसके बाद चौथा जो हमारा टॉपिक है ब्लॉक 4, वो है हमारा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, इसमें हमें जो है मेनली पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, और जो भी हमारे यहाँ पे जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इसमें सारे को मैंने वहाँ पे कवर करा दिया आपके PDF में। और उसके अगला जो चैप्टर है यानी कि हमारा 5th जो ब्लॉक आ जाता है वो है हमारा आर्थिक विकास। ठीक है, इसमें मेनली इकोनॉमी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, और इसको भी जो है कवर मैंने PDF में करा दिया है। आप पूरी वीडियो को देख लें। चौथा, उसके बाद छठा जो हमारा है वो है कलाएँ एवं सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, और अगला जो है हमारा समसामयिकी मुद्दे और चुनौतियाँ। ठीक है, आपके टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 जो है ब्लॉक हैं। 7 ब्लॉक आते हैं आपके जो है BSF 101 के ऊपर। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि अब इसमें जो है MCQ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो है पास करना भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो आप इस PDF को पढ़ लें। इसमें जो है सातों टॉपिक को जो है कवर कराया हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अनाउंसमेंट की तरफ। अनाउंसमेंट जो है हमारा वो है जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अभी रेलवे में वैकेंसी आने वाला है ALP और टेक्नीशियन का बहुत ही ज़्यादा, बाकी ग्रुप D का भी आने वाला है वैकेंसी। तो आप अगर ALP टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें से एक ट्रेड टेस्ट होता है जो कि लगभग बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ITI जो है ITI में कुछ टेक्निकल फील्ड में आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे जाने से नहीं हो पाता है उस तरह से। तो देखिए, एक ट्रेड बैच जो है फीटर का, अभी फिलहाल तो फीटर का रिलीज होने वाला है। ये लगभग 1 सप्ताह के अंदर में आपका रिलीज हो जाएगा। तो इस ट्रेड बैच जो हमारा रिलीज होने वाला है इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड की जाएंगी ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ट्रेड बैच जो हमारा है ये मेनली फीटर का अभी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि फीटर में जो है बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं। और मैं इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात इसमें जो है हमारी, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है तो मेनली उसमें NCERT बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो उसी तरह जब टेक्निकल की बात हम करते हैं तो टेक्निकल में हमारा निमी बुक होता है। ठीक है, निमी पैटर्न के आधार पर ही, अगर जैसे कि अभी लेटेस्ट में जो है हमारा एग्ज़ाम हुआ ग्रुप D का, तो उसमें देखा गया कि बहुत ही ज़्यादा NCERT से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं भी अगर एग्ज़ाम के पैटर्न को चेंज करना रहा और जो है क्वेश्चन थोड़े टफ करने रहे तो हमारा मेनली निमी पैटर्न के आधार पर जो है हमारा क्वेश्चन को सेट कर दिया जाएगा। तो हम जो है पूरी निमी की बुक जो है फीटर ट्रेड पर हमारी जो है वो पूरी हम लोग इसके मतलब पढ़ने वाले हैं इसको। दूसरा जो है हमारा यहाँ पे हर संडे जो है सप्ताह में हमारी 3 क्लासेस होंगी। जैसे ही एक किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारा जो है डिस्कशन चलेगा। ठीक है, डिस्कशन जो है हमारा उसका जो ये चलेगा। ठीक है,
इसके बाद जो है हमारी जो थर्ड हमारा जो है इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि हमारा जो है रेलवे जो है आरआरबी एएलपी और टेक में जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, सारे जो है क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो उसके जो अगला जो हमारा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है, देखिए सिर्फ एएलपी और टेक्नीशियन में कौन कौन से फिटर ट्रेड के जो है ट्रेड वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ हम लोग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेंगे। इसके अलावा और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कि टेक्निकल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल एग्ज़ाम में जो जैसे कि आपके डीआरडीओ के हो गए, इसरो के हो गए, आईओसीएल के हो गए, सेल के हो गए, इन सभी एग्जाम्स में जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्लस जो पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चंस को भी है हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो पूरी जो हमारी ये चलने वाली है, ये जो हमारी पूरी सीरीज चलने वाली है ट्रेड बैच के ऊपर, ये पूरी की पूरी आप लोगों के लिए फ्री होगी। बशर्ते आप लोगों को जो है, अगर देखिए पीडीएफ की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ तक कि मेरा ये है, लेकिन अगर पीडीएफ आप लोगों को ये करना रहेगा तो पर चैप्टर पीडीएफ का 10 रुपीज़ का आपका जो है ये लग जाएगा, ठीक है, चार्ज लग जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग पीडीएफ ना लें, क्योंकि ऑल सभी टॉपिक्स जो है हमारी कवर हो जाएंगी वीडियो के अंदर में ही। लेकिन फिर भी अगर आपको लेना है कि बाद में भी आपको रिवीजन करना है तो आप ले सकते हैं। पर जो है हमारा पर चैप्टर जो है, जैसे कि एक हम लोग कटिंग टूल्स को लेते हैं, तो कटिंग टूल्स हम लोग को की जो है पूरा पढ़ाई हो जाने के बाद उससे रिलेटेड थ्योरी, ठीक है, थ्योरी जो हमारा होगा थ्योरी, और प्लस जो है इसमें ऑल प्रीवियस, ठीक है, ऑल प्रीवियस, इन सभी टॉपिक्स का जो है पीडीएफ एक ही साथ एक चैप्टर में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी जो प्राइस होगी 10 रुपीज़ होगी। और पर चैप्टर हमारा लगभग 15 से 20 चैप्टर है। तो आपका अगर पीडीएफ लेते हैं तो ये कोर्स जो है पूरी कोर्स हमारी 200 रुपीज़ तक में कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोर्स नहीं लेते हैं पीडीएफ तो ये हमारी फ्री में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी होगी। आप अगर वहाँ पे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 75 में आप लगभग 65 to 70 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं अभी हम लोग BSF 0101 के पीडीएफ पर, चलिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र क्या है। समाज का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। अगला है फांसीवाद का नया अवतार क्या है, तो ये नव फांसीवाद हो जाएगा। अगला है बूढ़ा पाषाण युग का मनुष्य ही जानता है, तो आंसर होगा प्रकृति पर नियंत्रण नहीं, ठीक है। अगला है पूरा पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, तो पूरा पाषाण काल का दूसरा नाम जो है वृद्ध पाषाण काल है। उसका अगला क्वेश्चन है नव पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, तो नया पाषाण काल हो जाएगा। अगला जो है पहिए की खोज किस युग में हुई थी, तो कांस्य युग में हुई थी। अगला है भारत में लोहे का प्रयोग कब हुआ, तो लगभग 1000 ईसा पूर्व। अगला है उच्च तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता मनुष्य को किस युग में प्राप्त हुई थी, तो यह कांस्य युग में हुई थी। अगला है वृद्ध पाषाण युग में भोजन प्राप्त करने के लिए किस किस विधि का उपयोग किया जाता था, तो शिकार से। अगला है मनुष्य पहली बार धातु विज्ञान जानता था किस युग में, तो ये कांस्य युग हो जाएगा। अगला है कांसे के उपकरण किससे बनाए जाते थे, तो कांसा जो होता है वो टीन और तांबे का मिश्रण होता है, तो टीन और तांबा होगा। अगला जो है पहिया और पवन ऊर्जा का पहली बार उपयोग कब किया गया था, तो यह कांस्य युग में। अगला है लोह युग में लोहे का प्रयोग होता था किस चीज़ के लिए, तो हल बनाने के लिए, हल के फाल बनाने के लिए। अगला है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगला जो है पेलियोनटोलॉजी क्या है, तो विज्ञान जो पहले के समय में पृथ्वी पर जीवन से संबंधित है, जीवाश्मों के अध्ययन से जाना जाता है, इसे पेलियोनटोलॉजी कहा जाता है। अगला जो है पुनर्जागरण का अर्थ क्या है, तो पुनर्जागरण का अर्थ पुनर्जन्म होता है। अगला है मनुष्य को नैतिकता से जोड़ने वाली, मनुष्य को गरिमा प्रदान करने वाली विचार प्रणाली क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है मानवतावाद। अगला है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तो यह 1497 से 98 के बीच में किया था। अगला जो वास्को डी गामा किसका था, मतलब कहाँ का था, तो यह पुर्तगाल का था। अगला जो है अफ्रीका की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो थी बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था। अगला है बार्थोलोमेओ डियाज जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर कब गया था, तो 1487 से 1488 के बीच में गया था। अगला है पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद लाभ के लिए वस्तुओं के उत्पादन की एक आर्थिक प्रणाली को कहते हैं। अगला जो है अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन जो है राष्ट्रवादी
लोगों ने किया था। अगला जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो उद्योग में गिरावट होता है। अगला जो है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था। अगला जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसे दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। अगला जो है भारत में भारतीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कांग्रेस की पहली बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला जो है स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में और कब शुरू हुआ? तो यह बंगाल विभाजन 1905 में ये स्टार्ट हुआ था। अगला जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो यह 9 जनवरी 1915 हो जाएगा। अगला जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 8 नवंबर 1927। अगला है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की थी? तो यह 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। तो साइमन का जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 1927। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत में साक्षरता दर जो थी 1951 ईस्वी में कितनी थी? तो यह हो जाएगी 16.6%। अगला जो है निर्धारित स्थिति का मतलब क्या है? वह स्थिति जिसमें लोग पैदा होते हैं उसे निर्धारित स्थिति कहते हैं। अगला जो है प्राप्त स्थिति का मतलब क्या है? स्थिति जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है उसे प्राप्त स्थिति कहते हैं, ठीक है। और स्थिति जो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है और जन्म पर नहीं दी जाती है तो उसे प्राप्त स्थिति कहते हैं। अगला जो है परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पहला है एकल और दूसरा है विस्तारित परिवार, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है परिवार के कुल कार्य क्या है? तो परिवार के कुल कार्य जो हो जाएगा समाजीकरण, भावनात्मक सुरक्षा और आर्थिक कार्य जो है इसका आंसर होगा। अगला है शासी विवाह के सभी नियम हैं तो कौटुंबिक, व्यभिचार वर्जित, अंतःविवाह और बहिर्विवाह, ये तीनों जो हो जाएंगे शासी विवाह के सभी नियम हैं। अगला जो होगा बहु विवाह क्या है? तो एक प्रकार का विवाह जिसमें एक से अधिक पति या पत्नी हो उसे बहु विवाह कहते हैं, ठीक है। ये मेनली राजाओं के शासनकाल में चला करता था। अगला जो है किशोर जो है विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगला जो है किशोर न्याय अधिनियम कब शुरू हुआ? तो 1986 में। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की का प्रतिशत कितना था? तो 2%। अगला है जब सरकार अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था भारत का अधिनियम कौन सा अधिनियम के अंतर्गत ये हुआ था? ठीक है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। अगला है ACC 2001 की जनगणना के लिए अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी थी? तो 8.6%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी क्षेत्र या बाहर लोगों का आना जाना जो है क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मुझे इसका आंसर शायद नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। किसी क्षेत्र में या बाहर लोगों का आना जाना जो है परस्पर जो है प्रस्थान और आगमन इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला जो है किसी संशोधन में संपत्ति का अधिकार, किस संशोधन में जो है संविधान के किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया और उसे फंडामेंटल राइट्स के ये से हटा दिया गया, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और 300A में जोड़ दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला विभाजन से पूर्व संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो यह 381 हो जाएगी। अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 तो यह जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला जो है पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? यह 1957 में पारित किया गया था। अगला है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके जो लीडर थे उस टाइम वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला है 73वां संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो यह है पंचायती राज से संबंधित। अगला जो है भारत पर राष्ट्रीय आपदा कब थोपी गई थी? तो 1975 हो जाएगा आंसर। अगला जो है संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला है DNT पर 1949 में कौन सी समिति काम कर रही थी? तो यह हो जाएगा अंट्रोलिकर समिति। अगला है जब RTI अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया
मतलब आरटीआई अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो यह होगा 11 मई 2005। अगला जो है हमारा वो है सकल घरेलू उत्पाद का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो जिसको हम लोग ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट कहते हैं, जीटीपी। तो यहाँ पे पूरा लिख दिया है क्वेश्चन कि यहाँ होना चाहिए कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1951। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित या खुली, मतलब किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो यह 1919 में पारित किया गया था, जिसके कारण और 1990 में ही जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मतलब गोली चलाने का आदेश दिया था वो थे जनरल डायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? तो यह होगा उद्योग और कृषि। अगला क्वेश्चन है तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना ने किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी? ठीक है, तो FYP मतलब हो गया 5 ईयर प्लानिंग, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था मैंने। तीसरी 5 ईयर प्लानिंग ने किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी? तो यह होगा शक्ति को। अगला है एक अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखती है क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं खुला आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। अगला है एक अर्थव्यवस्था जो ये तो मैंने बता दिया। अगला है साहित्य के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं क्या क्या चीज़ें हैं? तो ये हो जाएगी कविता, कथा, नाटक, आलोचना। अगला है अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो यह सातवाहन काल की हैं। अगला है नटवारी नृत्य क्या है? तो यह कथक नृत्य को नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। संगीत के 3 मौलिक मानसिक घटक हैं स्वरा, ताल और राग, स्वर, ताल और राग। अगला है हमारा 70 नंबर, इस नृत्य में प्रयुक्त गीत जयदेव के गीता गोविंद द्वारा बहुत हद तक धारा प्रवाह प्रतीत होते हैं कथकली। ठीक है, कथकली। अगला जो है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून हो जाएगा। अगला है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो यह हो जाते हैं 2 प्रकार के, जैविक और अजैविक पर्यावरण। अगला है अनुकूलन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य किसी स्थिति में समायोजित हो जाता है उसे अनुकूलन कहते हैं। एनाक्रोनिक क्या है? ठीक है, तो एनाक्रोनिक क्या होता है? जो बहुत पुराना हो चुका है उसको कहते हैं। अगला है पडुआ का मार्सिलियस किस देश से संबंधित है? तो वह एक इतालवी विद्वान थे। ब्लास्फेमी क्या है? तो पवित्र वस्तुओं का अपमान करने की क्रिया को कहते हैं ब्लास्फेमी। अगला है गैर फांसीवाद क्या होता है? तो फांसीवादी विचारकों, समूहों और व्यक्तियों का विरोध को कहते हैं गैर फांसीवाद। लोह युग कब शुरू हुआ? तो यह 1200 ईसा पूर्व हुआ। अगला है अमूर्तन से क्या समझते हैं? विचारों के निर्माण की प्रक्रिया या चीज़ों की गुणवत्ता को मानसिक रूप से अलग करके किसी विशेष भौतिक वस्तु का निर्माण करती है, उसे अमूर्तन कहते हैं। अगला है ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स नामक पुस्तक किसने और कब लिखी? तो इसको जो है 1543 में निकोलस कोपरनिकस के द्वारा लिखी गई थी। इसे आप याद कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तांबे की खोज पहली बार कब और कहाँ हुई थी? तो तांबे की खोज पहली बार इराक में लगभग 90,000 ईसा पूर्व हुई थी। अगला है पूरी दुनिया में पूरी तरह से नेगेटिव करने वाले पहले व्यक्ति कौन और कब और नेविगेट करने वाले मतलब घूमने वाले पहले व्यक्ति कौन थे और कब घूम के ये इन्होंने पूरा किया पूरी दुनिया को? तो यह जो है मैगलन हो जाएंगे और 1519 से इन्होंने स्टार्ट किया था, 1522 तक में घूम लिया था। अगला है अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे के चारों ओर नौकायान करने वाला पहला यूरोमटर कौन था और कब
किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1488 में बार्टोलो मेयू डायस द्वारा। अगला है हमारा, अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे के चारों ओर नौकायान करने वाला पहला यूरोमोटर कौन था? ठीक है, और कब किया था? तो यह हो जाएगा 1488 में बार्टोला मेयू डायस के द्वारा। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया, सेम क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। अगला है, एब्सोल्यूटिज्म क्या है? तो यह एक शासन है जिसमें शासक के पास पूर्ण शक्ति होती है। अगला है, विधर्मी से आप क्या समझते हैं? तो होल्डिंग विश्वास ने चर्च का विरोध किया, विशेष रूप से इसके सदस्यों द्वारा, तो इसे विधर्मी कहा जाता है। अगला है, इसको लॉजिस्टिसिज्म से आप क्या समझते हैं? तो अरिस्टोटेलियन तर्क पर आधारित विचार की एक प्रणाली है जिसे इसको लॉजिस्टिसिज्म कहा जाता है। अगला है, दशमांश क्या है? तो चर्च को योगदान के रूप में भुगतान की गई भूमि से वार्षिक उपज का 10वां हिस्सा को कहते हैं दशमांश। कब और किस युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया? तो 1960 और 70 के दशक में वियतनाम युद्ध ने इसे कमज़ोर किया। अगला है, किस शब्द को छाता शब्द भी कहा जाता है? तो साहित्य, कविता, कथा, नाटक, आलोचना के लिए यह एक छत्र शब्द है। ठीक है, जिसे मेनली लोग छाता भी बोल देते हैं। अगला है, साहित्य की सबसे प्राचीन विधा कौन सी है? कविता साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। कुछ प्रमुख अंग्रेजी समीक्षकों के नाम बताएं। तो यह हो जाएंगे T.S. एलियट और सैमुअल जॉनसन। अगला है, हिंदी के कुछ प्रमुख समीक्षकों के नाम लिखें। तो यह हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ला और हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है हिंदी के समीक्षक रहे हैं, तो इस नाम को आप देख लें। अगला है, त्रासदी क्या है? तो त्रासदी एक नाटक जो दुखद रूप से समाप्त होता है। ठीक है, यह त्रासदी एक ऐसा समय काल है जो दुखद रूप से समाप्त होता है। अगला है, महाकाव्य क्या है? तो किसी लौकिक मुद्दे पर पूरी जाति के इतिहास को बड़े पैमाने पर छूती एक बहुत लंबी कविता होती है महाकाव्य। गीत क्या है? संगीत के लिए सेट होने में सक्षम एक काव्य रचना है जिसको गीत कहा जाता है। अगला है, ताल क्या है? तो नियमित लय को, किसी भी चीज़ संगीत में जो नियमित लय होता है उसी को ताल कहते हैं। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन थे? तो ये थे मिल्टन। अगला जो है, तुलसीदास, कबीर और सूरदास थे भक्ति कवि। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो दांते। व्यंग क्या है? तो व्यंग जो होता है रंगमंच का एक आलोचनात्मक रूप जिसमें हास्य, बुद्धि और उपहास सभी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो है, कैरेक्टर एक्टर शब्द का क्या अर्थ है? वो अभिनेता जो किसी फिल्म में खलनायक, रिश्तेदार या हास्य भूमिका जैसी छोटी भूमिका निभाते हैं उसे कैरेक्टर एक्टर्स कहते हैं। ठीक है। अगला है, अभियान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा कालिदास। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराने चित्र कहाँ मिले हैं? तो ज़्यादातर आदिम गुफाओं और शैल आश्रयों में ज़्यादातर पुराने चित्र मिले हैं। अगला है, भारत में वे प्रमुख स्थान जहाँ प्राचीनतम चित्रों का शौक रहा है। तो इसे आप देख लें, मध्य प्रदेश के रायगढ़ में सिंगनपुर, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और बांद्रा, बघेलखंड में लरीमुर पहाड़ियाँ, बुंदेलखंड में विंध्ययान रेंज की महादेव पहाड़ियाँ, दक्षिण में बेल्लारी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराने ऐतिहासिक चित्र कब और किस गुफा में से आए थे? तो 2री शताब्दी में अजंता की गुफाओं से सातवाहन काल में ये आए थे। अगला जो है, प्रारंभिक चित्रों में किस प्रकार के दृश्यों का चित्रण किया गया है? तो बुद्ध के जीवन से जुड़े दृश्य, उनका पिछला जीवन में जातक और अवदान शामिल हैं। पुष्प और पशु रूपांकनों को भी सावधानी से बनाया गया है। इन चित्रों में बोधि वृक्ष, साम जातक और छा दंतक जातक की पूजा को दर्शाया गया है। अगला जो है, अजंता गुफा चित्रों में अधिकतर किन रंगों का प्रयोग किया जाता है?
तो लाल गेरू, पीला गेरू, दिया काला, लापिस लजूली और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बुक से बनाए गए हैं, हर एक चैप्टर से, तो ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इसे ज़रूर देख लें। पीडीएफ में कहीं कहीं गड़बड़ी है, मतलब ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो आप जो है वीडियो को ही 2-3 बार देख लें, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। अगला जो है टेम्परा क्या है। टेम्परा जो है पेंटिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें रंग द्रव्य को आकार केसीइन अंडे, विशेष रूप से अंडे की जर्दी के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि सुस्त खत्म हो सके। ठीक है, सुस्तपन जो होता है वो ख़त्म हो सके। कुछ प्रमुख चित्रकार के नाम और उनके चित्रों के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए, बनाम गई टोंडे, ठीक है, इनके चित्र का नाम है सार। शब्बीर हुसैन ऑप्टिकल गुण, विमल दास गुप्ता तौर तरीके, मनु पारेख रे कंबाइंड फॉर्मर्स, एम.एफ. हुसैन और राम कुमार सांसारिक, भूपेन खखर जिज्ञासु वास्तविकता, गुलाम शेख कलर सेंस साइट, राजीव लोचन ए पीप इन द पास्ट। तो इन सभी जो है को आप याद कर लें बढ़िया से। अगला जो है कुछ और MCQs प्रश्न। जातक क्या हैं? बुद्ध के जीवन के बारे में कहानियाँ और किंवदंतियाँ। ठीक है। अगला जो है एब्स्ट्रैक्ट क्या है? एक शब्द जो विभिन्न समकालीन गैर यथार्थवादी स्कूलों से पारित हुआ है। अगला जो है भारत में मुगल चित्रकला की संस्कृति की शुरुआत किसने की? तो सिराज के ख्वाजा अब्दुस समद ने। अगला है भारत में पहली बार शैल चित्र कब मिले थे? तो 1867 में और 1868 में। भारत में पहली बार शैल चित्र कब मिले थे ये बता दिया मैंने। रविंद्र की जगह यहाँ पे अविंद्र लिख दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1871 में। भारत में प्रथम चित्रकार कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। यहाँ पे सही लिखा गया है। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ था। भारत में प्रथम चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, उनके बारे में दिया गया है। अगला है 116 नंबर। ठीक है। पेंटिंग की कला को परिभाषित करें। तो चित्रकला की कला 2 आयामी दृश्य भाषा में कुछ विशेष सैद्धांतिक गुणों के निर्माण के साथ विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसे ही पेंटिंग कला कहते हैं। अगला है किन 3 आंदोलनों ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराने में मदद की? पहला आंदोलन है असहयोग और खिलाफत आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है हमारा राष्ट्र आंदोलन को जन्म देने वाले कुछ प्रमुख समाचार पत्रकों के नाम लिखें। पहला है अमृत बाजार पत्रिका, दूसरा है भारतीय दर्पण, तीसरा है केसरी, चौथा है मराठा इत्यादि। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन हुआ? तो ये हो जाएंगे A.O. ह्यूम और W.C. बनर्जी। ठीक है। W.C. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला जो है तुर्की का सुल्तान माना जाता है किसको? खलीफा को। अगला जो है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। अगला है सहयोग आंदोलन की प्रथम सभा का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो यह नागपुर में हो जाएगा। अगला जो है असहयोग आंदोलन अब हिंसा के कार्य के साथ किया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन जो है के समय जो है कौन सा हिंसा का कार्य हुआ था, कौन से हिंसात्मक कार्य को किया गया था जिसके कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा? तो यह हो जाएगा चोरा चोरी का ये कांड। ठीक है। अगला जो है जब कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया तब उस टाइम पीरियड का ये हमको बताना है। तो यह 1929 में किया था साइमन कमीशन का विरोध। अगला है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 के दौरान। अगला है कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 के दौरान। कुछ क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के नाम बताएं। तो ये आप खुद से इसे लिख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 प्रसिद्ध किसान आंदोलन। पहला है चंपारण, संथाल और रेड़ा आंदोलन।
ठीक है, ये प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। अगला है मजदूर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो उच्च कीमतें और कम मजदूरी। अगला है जातिवाद को परिभाषित करें। त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव। उसके बाद है प्लूरालिज्म से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि संस्कृतियों की विविधता और लोग एक साथ रहते हैं। अगला है विश्व में छपी पहली पुस्तक का नाम और कब इसे छापा गया? तो पहली पुस्तक का नाम था द गुटेनबर्ग की बाइबिल। ठीक है, इसे 1456 में छापा गया था। अगला है हमारा वह अध्ययन जो भविष्य के प्रतिरूपों को समझाने में मदद करता है, क्या कहलाता है? तो यह कहते हैं फ्यूचरिस्टिक स्टडीज़। अगला है भारत के शास्त्रीय नृत्य के 2 प्रकार के लिखे नाम। भरतनाट्यम और दूसरा है कथक। ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है किसने प्रचार के बजाय ज्ञान पर जोर दिया? ये नाओम चॉम्स्की थे। अगला है भरतनाट्यम नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा मृदंगम, वीणा, वायलिन और नागस्वरम। अगला है समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में किसने कहा? तो सर एंथनी गिडेन ने। कथक नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया जाता है? तो यह हो जाएगा घुंघरू, हारमोनियम, बांसुरी, सितार, सारंगी और सरोद। अगला है ज्ञान के 2 महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? तो यह वस्तुनिष्ठता और एकरूपता। अगला है भरतनाट्यम नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो यह दक्षिण भारतीय नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। अगला है 142 नंबर, नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती है? तो विमुक्त जाति के रूप में भी इसे जाना जाता है और जो मूल रूप से 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत आपराधिक जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध हैं और गैर जमानती अपराधों के व्यवस्थित आयोग के आदि हैं, उन्हें जो है डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है निरंकुश शासन को परिभाषित करें। एक व्यक्ति की तानाशाही के तहत दमनकारी सरकार जो होती है उसे निरंकुश शासन कहते हैं। जो अगला है क्वेश्चन हमारा, पूरा पाषाण युग या वृद्ध पाषाण युग में किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था? तो रफ चिप्ड फ्लिंट का उपयोग किया जाता था। अगला है किस युग में औजार पत्थर की कुल्हाड़ियों के रूप में होते थे? तो यह नवपाषाण युग हो जाएगा। अगला है कांस्य युग की उपलब्धियां क्या थी? पहले मानव ने तांबे को पिघलाया और फ्यूज किया, उपकरण बनाने के लिए धातु का उपयोग, पहिए की खोज, कृत्रिम पानी के तरीके अस्तित्व में आए। ये सभी चीज़ जो थे कांस्य युग की उपलब्धियां हैं। अगला है लोहे के लोकतांत्रिक कृषि उद्योग और युद्ध को किसने उजागर किया? तो ये हो जाएगा गॉर्डन चाइल्ड। ठीक है, अगला है वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ किस युग में लिखे गए थे? तो यह कांस्य युग में लिखे गए थे। अगला है नवपाषाण युग या नवपाषाण युग की उपलब्धियां क्या हैं? ठीक है, तो यह हो जाएगा भूमि पर खेती करना यानी कि अनाज का उत्पादन, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, ऊन का तना शुरू किया गया, यानी कि ये सारा चीज़ जो हुए थे नवपाषाण काल में स्टार्ट हो गए थे। तो ये हमारा जो 150वां नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपके ये सारे कंटेंट्स को प्रोवाइड कराने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने तरफ से हमें सपोर्ट प्रदान करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन जो है हमारा, कांसे के उपकरण किससे बनाए जाते थे? तो यह मिश्र धातु, तांबे और टीन का मिश्रण जो होता है, 9 भाग तांबा का रहता है और 1 भाग टीन का रहता है, इससे कांसा का निर्माण किया जाता है। अगला है मनुष्य के विकास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, और मनुष्य के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अगला है किस युग में लोगों पशुओं का प्रजनन करते थे? तो यह नया पाषाण युग में जो है ये लोग क्या करते थे, प्रजनन नहीं होगा यहाँ पे, पालन होगा। किस युग में लोग पशुओं का पालन करते थे? ठीक है, तो नवपाषाण युग हो जाएगा। अगला है प्रकृति के साथ तालमेल के 2 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? तो यह बस प्रकृति का अनुकूलन और दूसरा प्रकृति पर हावी होने की क्षमता। प्रकृति का अनुकूलन और दूसरा है प्रकृति पर हावी होने की क्षमता, यही है प्रकृति के साथ तालमेल। अगला जो है पहिए और पवन ऊर्जा का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था? तो यह हुआ था कांस्य युग में। अगला है अनुकूलन क्या है?
तो यह जैसा कि मैंने पहले बताया प्रकृति के साथ समायोजन की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अगला है एंटीक्वायरीन को परिभाषित करें। वह व्यक्ति जो प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करता है उसे एंटीक्वायरीन कहते हैं। ठीक है। अगला है कोपरनिकस ने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने की ओर इशारा करके इस महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। इस सिद्धांत की पुष्टि अंततः किसके द्वारा की गई? तो यह जो है गैलीलियो के द्वारा। अगला जो है वे दो महत्वपूर्ण विकास कौन से हैं जिन्होंने आधुनिक विश्व को आकार दिया? तो यह हो जाएगा पुनर्गठन और पुनर्जागरण। अगला है हमारा कि मध्यकाल में चर्च द्वारा कितने संस्कारों को स्वीकार किया गया? तो 7 संस्कार होगा। तो 7 संस्कार कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा पुष्टि, तपस्या, यूचरिस्ट, विवाह, दीक्षा, चरम एकता और बपतिस्मा। इन 7 संस्कार को जो है स्वीकार किया गया था। अगला जो है किन आंदोलनों ने राष्ट्रीयता को जन्म दिया? तो यह हो जाएगा पुनर्जागरण और सुधार। अगला है बाइबिल का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसने किया? तो वह होगा वाइक्लिफ। अगला है प्रोटेस्टेंट क्रांति किसने और कब शुरू की? तो मार्टिन लूथर ने। अगला जो 1517 में जर्मनी में चर्च द्वारा कुप्रथाओं को चुनौती देने के लिए प्रोटेस्टेंट क्रांति का शुरुआत किया। अगला जो है यूरोप में अधिकांश राज्यों पर सामंतों का शासन कब था? तो 13वीं शताब्दी में। अगला है मानव शरीर की संरचना पर पूर्ण विवरण देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो ड्यू होमनी कॉपर्स फैब्रिका थी। अगला जो है हमारा कि 1960 और 70 के दशक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया? तो तेल की कीमतों में वृद्धि, जापान और यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार, और तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्रवाद का युद्ध। मतलब 3rd जनरेशन की जो है देशों में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। इसके कारण अपनी अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए अमेरिका ने क्या रणनीति अपनाई? तो यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र में तेज़ी से विकास, मुक्त व्यापार, सस्ते श्रम के कारण मनुष्य कुछ माल दूसरे देशों में मतलब ट्रांसफ़र कर रहा था वहाँ पे। अगला है संघ विरोधी नीतियाँ। अगला है वास्तविक स्थिति और बीमा के वित्त पोषण के लिए माल उत्पादन में निवेश करने को महत्व दिया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोनोपोलिस्टिक को परिभाषित करें। तो यह हो जाएगा कि एक व्यक्ति द्वारा पूंजी संसाधनों का नियंत्रण। अगला है विदेशी पूंजी को परिभाषित करें। तो देश के बाहर से अर्जित धन, या हम कह सकते हैं कि विदेश से प्राप्त धन को हम लोग कहते हैं विदेशी पूंजी। अगला है धन की निकासी क्या है? तो ड्रेन थ्योरी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कि भारत के धन का महत्वपूर्ण हिस्सा इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, इसे धन का निकासी कहते हैं। अगला जो है हमारा पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो यह हो जाएगा कृषि, व्यापार और उद्योग। अगला है हमारा रानी विक्टोरिया ने भारतीय उपमहाद्वीप पर कब अधिकार प्राप्त किया था? तो यह हो जाएगा 1858 जो है ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुक जाइए, थोड़ा सा PDF को रीअरेंज करने दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन कि 1913 तक भारत किसका प्रमुख आयातक रहा? तो यह हो जाएगा उद्योग विहीन होने के कारण इंग्लैंड से कपास का माल का मतलब प्रमुख आयातक रहा, मतलब यहाँ से लेता था। ठीक है। अगला जो है किसने देखा कि उद्योग विहीन के कारण ढाका, सूरत और मुर्शिदाबाद का पतन हुआ? तो यह सर चार्ल्स ट्रेवलिन ने देखा था। अगला जो है अंग्रेज़ों ने भारत में पूंजी निवेश कब शुरू किया? तो 1857 तक। अगला है बिना किसी सरकारी प्रतिबंध के मुक्त व्यापार को किस नाम से जाना जाता है? तो यह इसको कहते हैं लाइसेज फेयर। अगला है स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाने वाली भू राजस्व नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? यह हो जाएगा बिहार, उड़ीसा और बंगाल में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 177 नंबर, वह है भू राजस्व नीति रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो यह मद्रास में सर थॉमस मुनरो के द्वारा 1920 में स्टार्ट की गई थी। अगला जो है हमारा कि भू राजस्व नीतियाँ रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसे मैंने बता दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण क्या था? तो भारत के लिए वस्तुओं का उत्पादन, भारत के बाजार के लिए वस्तुओं का उत्पादन, यह नियम अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे कृषि का वाणिज्यीकरण कहा गया। अगला है हमारा पूर्व औपनिवेशिक भारत में भारत किसके लिए प्रसिद्ध था?
तो रेशम और मनोनिर्मित जो है रेशम के लिए, उसके साथ ही साथ चीनी, जूट, कपास आदि बड़े पैमाने पर यहाँ पे होते थे, तो इसके लिए भारत फेमस था। ठीक है, अगला है हमारा पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान कश्मीर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह ऊनी वस्त्र के लिए था। अगला है 181 नंबर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कृषि का वाणिज्यीकरण किसके उत्पादन को बढ़ाता है? तो यह अफीम, जूट, कपास, नील आदि के उत्पादन को बढ़ाता है। तो गाइस इतने जो हमारे क्वेश्चन थे 181 क्वेश्चन जो BSF 101 के इम्पोर्टेंट जो बुक से रिलेटेड थे, वो सारे को हमने कवर कराने की कोशिश की है। इसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी जैसा कि अनाउंसमेंट अभी पहले किया जा चुका है, तो उसके अनुसार अगर आप ALP का जो है वो PDF आपको पाना है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज से हमसे बात करनी है, तो यहाँ पे Instagram ID दे दी जाएगी, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।